नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास की सबसे उलझी हुई और मुश्किल हत्याओं की जांचों में से एक के बारे में। तारीख थी 21 मई 1991। उस दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को सीधे उनकी किस्मत की तरफ धकेल दिया। पहले हेलीकॉप्टर में एक छोटी सी खराबी, फिर रास्ते में बदलाव और फिर श्री पेरम्बदूर में रात के 10:19 पर एक जबरदस्त जानलेवा धमाका। वहां का माहौल सोचिए, पूरी तरह से अफरा तफरी और दहशत का था। इस धमाके ने राजीव गांधी समेत 18 लोगों की जान ले ली थी। हत्यारा गायब, सबूत धमाके में उड़ चुके थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक ऐसा केस था जिसे ब्लाइंड केस कहते हैं। मतलब कोई सुराग ही नहीं था। तो सवाल अब सबसे बड़ा था, इस परफेक्ट क्राइम को आखिर सुलझाया कैसे जाए। अब इसी चुनौती से निपटने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई गई और उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इस राष्ट्रीय त्रासदी को एक अनसुलझी साजिश की कहानी बनने से रोकना। अब देखिए, महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की हत्याओं में क्या हुआ था। हत्यारे मौके पर ही पकड़ लिए गए थे, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। जांच करने वालों के हाथ पूरी तरह से खाली थे। कोई सुराग नहीं, कुछ भी नहीं। जांच तो समझिए एक तरह से रुकी गई थी। लग रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी एक फोरेंसिक एक्सपर्ट की नज़र एक अखबार में छपी तस्वीर पर पड़ी, क्राइम सीन की तस्वीर। और उस तस्वीर में उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो इस पूरे केस की दिशा ही बदलने वाला था। तो आखिर वो क्या था? वो था एक कैमरा। बस एक कैमरा जो मलबे से मिला था। ये कैमरा हरिबाबू नाम के एक फोटोग्राफर का था, जिनकी भी उस धमाके में जान चली गई थी। और यकीन मानिए, यही कैमरा इस पूरे केस की चाबी साबित हुआ। और जो उस कैमरे की फिल्म से निकला वो सच में चौंकाने वाला था। तस्वीरों, फोरेंसिक सबूतों और चश्मदीदों की बातों को जब जोड़ा गया तो आत्मघाती हमलावर की पहचान सामने आ गई। वो एक महिला थीं, नारंगी और हरे रंग के कपड़ों में, जिसे बाद में धनु के नाम से पहचाना गया। अब जैसे ही हमलावर की पहचान हुई, SIT ने साजिश के धागे को पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो धागा खिंचता गया, एक बहुत बड़ा और उलझा हुआ जाल सामने आने लगा। ये कमाल की जासूसी का एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए कैसे एक छोटा सा सुराग दूसरे सुराग तक ले गया। एक चंदन की माला का बिल मिला, उससे LTT चीफ की फोटो मिली। फिर एक गिरफ्तार आदमी ने शिवरासन को पहचाना, उसकी डायरी से नलिनी का फोन नंबर मिला। और बस एक एक करके हमले के पीछे का पूरा लोकल नेटवर्क सामने आ गया। यहां एक और बड़ी चुनौती थी। LTTE की एक खास रणनीति थी, साइनाइड कैप्सूल। हर सदस्य अपने गले में एक लॉकेट पहनता था जिसमें साइनाइड होता था। पकड़े जाने पर वो तुरंत उसे खा लेते थे। इसका मतलब ये था कि SIT के लिए किसी को जिंदा पकड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम था। हर गिरफ्तारी की प्लानिंग सेकंड टू सेकंड करनी पड़ती थी। तो अब ये तो पता चल गया कि ये हमला किसने किया, लेकिन असली और सबसे बड़ा सवाल तो अब भी बाकी था। क्यों? इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था? और इसका जवाब हमें मिलता है पड़ोसी देश श्रीलंका के खूनी गृह युद्ध में। वहां LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक उग्रवादी संगठन था। ये लोग श्रीलंका की तमिल आबादी के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि सिंघली बहुमत वाली सरकार उनके साथ भेदभाव करती है। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। भारत की पॉलिसी एकदम से बदल गई। पहले तो भारत ने LTTE की मदद की, उन्हें ट्रेनिंग और हथियार दिए। लेकिन फिर राजीव गांधी ने उन्हीं को निशस्त्र करने के लिए भारतीय शांति सेना यानी IPKF भेज दी। और बस, जो कल तक दोस्त था वो अब सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। तो जब 1991 के चुनावों में ऐसा लगने लगा कि राजीव गांधी की जीत पक्की है और वो फिर से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो LTTE को डर सताने लगा। उन्हें लगा कि गांधी फिर से श्रीलंका में सेना भेजेंगे और इसी डर से उन्होंने फैसला किया कि राजीव गांधी को रास्ते से हटाना ही होगा। तो अब साजिश भी साफ थी और मकसद भी। अब SIT का सारा ध्यान, सारी ताकत बस एक चीज पर थी, इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड शिवरासन को जिंदा पकड़ना। शिवरासन के सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। देश के इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी शुरू हुई। लेकिन शिवरासन को पकड़ना मानो हवा को पकड़ने जैसा था। वो किसी के हाथ ही नहीं आ रहा था। वो भेष बदलने में उस्ताद था। कभी पुजारी, कभी सिख, तो कभी मौलवी बन जाता।
इतना ही नहीं, उसने मद्रास से बेंगलोर तक का 350 किलोमीटर का सफर एक तेल के टैंकर में बने खुफिया चैम्बर में छुपकर तय किया और दर्जनों पुलिस चेक पॉइंट्स को चकमा दे दिया। लेकिन आखिरकार एसआईटी ने उसे बेंगलुरु के एक घर में घेर ही लिया। पर यहीं पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सरकारी ढिलाई और आपसी तालमेल की कमी के चलते रेड करने में 36 घंटे की देरी हो गई, और ये 36 घंटे शिवरासन और उसकी टीम के लिए काफी थे। जब 36 घंटे बाद कमांडो घर के अंदर घुसे, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिवरासन और उसके साथी सब मर चुके थे। उन्होंने अपना साइनाइड कैप्सूल खा लिया था। 90 दिनों की वो जबरदस्त तलाश यहीं खत्म हो गई। इस केस में 26 साजिशकर्ताओं को सजा तो हुई, लेकिन जो मास्टरमाइंड था उसकी मौत के साथ कई राज भी दफन हो गए, और इस एक हत्या ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कांग्रेस पार्टी का जो दशकों पुराना दबदबा था, वो यहीं से खत्म होना शुरू हो गया। केस तो बंद हो गया, लेकिन क्या सच में सारी कहानी सामने आ गई? बाद की जांच रिपोर्ट्स में कुछ ऐसी बातें सामने आई, जैसे कि क्या इसमें कोई इंटरनेशनल हाथ था या कुछ और बड़े नाम भी शामिल थे? इन सवालों की कभी पूरी तरह से जांच नहीं हो पाई, और इसीलिए शिवरासन की मौत के साथ शायद साजिश के सारे राज भी हमेशा के लिए दफन हो गए। सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।